पार्ट में हम पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। तो देखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने उसके कुछ ड्रॉबैक्स देखे थे। तो वो ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए बोहर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। तो बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था उसका बेस क्या था? उसका बेस था कि पहले ऐसा माना जाता था कि जो लाइट होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उनका वो सिर्फ पार्टिकल नेचर की होती है। लेकिन बाद में ये भी देखा गया, देखिए क्या हुआ कि जो मैटर है उस मैटर पर बहुत सारी रेडिएशंस को पास कराया गया और एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन को देखा गया। मतलब बहुत सारे हमें रिजल्ट्स मिले, उन रिजल्ट्स की स्टडी की गई और एटम को जाना गया। तब फिर बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, मैटर पर रेडिएशन को पास कराया, तो उससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में। तो उसका बेस क्या था? उनके मॉडल का बेस था कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट और दूसरा था एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो उन्होंने बताया कि लाइट जो होती है वो वेव के जैसे भी बिहेव करती है। जब ये देखा गया और बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने बताया, हम अभी आगे पढ़ेंगे उसको इन डिटेल, हम इन दोनों को पढ़ेंगे। तो पहला तो बेस क्या था कि जो लाइट होता है वो ड्यूअल नेचर का होता है, वेव के जैसे भी बिहेव करता है और पार्टिकल के नेचर जैसे भी बिहेव करता है। और दूसरा था एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो था, इसका जो हमें डेटा मिला, उस डेटा से क्या पता चला था कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। तो वो क्वांटाइज्ड कैसे होते हैं, हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम आगे और पढ़ेंगे, जब बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे वहां पर हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि क्वांटाइज्ड कैसे होते हैं। तो पहले तो हम इन दोनों को समझ लेते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है और लाइट जो है उसका ड्यूअल बिहेवियर कैसे है। फिर हम इसके पॉस्टुलेट को देखते हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि लाइट का नेचर क्या होता है, क्या वो ड्यूअल होता है या फिर सिंगल होता है। तो देखिए लाइट का जो नेचर होता है, सबसे पहले न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था बहुत साल पहले कि लाइट जो है वो कार्पल्स के फॉर्म में यानी पार्टिकल के फॉर्म में होती है। ये न्यूटन ने बताया था और लाइट उन्हीं पार्टिकल को उन्होंने क्या कहा था? कार्पल्स कहा था। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कार्पल्स थ्योरी दी थी। वो कार्पल्स थ्योरी जो थी वो इस पर बेस्ड थी कि उनकी थ्योरी जो थी वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना को वो एक्सप्लेन कर पा रही थी। उससे शो हो रहा था कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर का होता है। लेकिन उसके बाद देखा गया, लेकिन उनकी जो थ्योरी थी वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की फिनोमिना कैसे होती है, क्योंकि ये जो फिनोमिना है ये वेव नेचर पर बेस्ड है। लाइट का पार्टिकल नेचर इस फिनोमिना को नहीं समझा पाता है। तो उसके बाद ह्यूजेंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेव थ्योरी दी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की फिनोमिना को एक्सप्लेन किया और बताया कि लाइट जो होती है वो वेव नेचर भी रखती है। तो ये जो डिफ्रैक्शन की फिनोमिना होती है, डिफ्रैक्शन की फिनोमिना क्या है कि यदि किसी, ये लाइट का सोर्स है, यहाँ से जैसे लाइट आ रही है और इसको यदि आप किसी, यहाँ पर बैरियर लगा हुआ और इस लाइट को यदि आप किसी होल में से पास करवाते हैं, तो पास करवाने के बाद ये लाइट ऐसे बैंड हो जाती है। आपने देखा होगा कि यदि आप किसी होल पर टॉर्च को डालेंगे तो वो रेस सिर्फ सीधी नहीं थी, वो अपने चारों तरफ भी क्या हो जाती है, वहां पर भी, यहाँ पर भी आपको लाइट दिखेगा, यहाँ पर भी लाइट दिखेगा। तो ये होती है डिफ्रैक्शन की फिनोमिना। इंटरफेरेंस की फिनोमिना क्या होती है? इंटरफेरेंस की फिनोमिना में दो वेव एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाती है। जैसे ये एक वेव है तो इस वेव पर दूसरी वेव जो है वो सुपर इम्पोज हो जाती है और सुपर इम्पोज होने के बाद एक रिजल्टेंट वेव को फॉर्म करती है। तो वो जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड या तो इन दोनों वेव से ज्यादा होगा या इन दोनों वेव से कम होगा। वो डिपेंड करता है कि इंटरफेरेंस किस टाइप का होगा। इंटरफेरेंस दो टाइप के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो एम्पलीट्यूड कम होता है। तो ये डिपेंड करता है
ये थी इंटरफेरेंस की प्रोसेस। इंटरफेरेंस की प्रोसेस आपने देखा होगा कि जैसे जब कोई दो साउंड की वेव्स मिलती है या दो वाटर की वेव्स मिलती है, तो दो वाटर की वेव्स मिलने पर आपने देखा होगा कि उनमें कुछ ऐसे उभार जैसा बनता है ना। तो ये इसके एग्जांपल्स थे इंटरफेरेंस के। तो इसकी फिनोमेना को ह्यूजेंस ने एक्सप्लेन किया था। इसके बाद मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर, तो वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म्स को पढ़ लेते हैं कि वेव क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, वेव नंबर क्या होते हैं, इनको हम पढ़ते हैं। देखिए वेव क्या होती है। वेव जो है इसका ओरिजिन कहाँ से, तो इसका ओरिजिन जो होता है वो किसी डिस्टरबेंस से होता है। जैसे ये वाटर है, जैसे ये वाटर है और इस पर यदि आपने किसी पत्थर को फेंका तो क्या होता है कि यहाँ पर ऐसा वाइब्रेशन बनता है, वाइब्रेशन जनरेट होता है। तो ये ओरिजिनेट होती है किसी डिस्टरबेंस से। वाटर अभी शांत था, उस पर आपने एक पत्थर फेंक दिया तो आपने क्या क्रिएट किया, वाइब्रेशन क्रिएट किया। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो ये भी किसके थ्रू बोल रहे हैं, आप वाइब्रेशन के थ्रू बोल रहे हैं। ठीक है, जो साउंड वेव ट्रेवल कर रही है वो क्या है, एक प्रकार का वाइब्रेशन है। तो ये इनका ओरिजिन जो होता है वो डिस्टरबेंस से होता है। और वेव जो है ये एनर्जी को ट्रांसफर करती है। जहां पर वाइब्रेशन होता है वहां से एनर्जी का ट्रांसफर आउटवर्ड करती है, आगे की तरफ वो क्या करती है, उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है। विदाउट वेव इज अ ट्रांसफर ऑफ मास, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग मास। तो मास का ट्रांसफर नहीं होता है। आप यहां पर बोल रहे हैं और वहां तक आवाज जा रही है, वहां तक सुनाई दे रहा है। तो ये वाइब्रेशन के थ्रू, मतलब वेव्स जो है वो यहां से वहां ट्रेवल कर रही है। तो वो किस फॉर्म में कर रही है, एनर्जी के फॉर्म में कर रही है। मास तो नहीं जा रहा है यहां से वहां। तो यही क्या है, उसी को हम बोलते हैं वेव। तो वेव जो होती है, इसका स्ट्रक्चर है वेव का कि वेव ऐसी दिखती है। इसमें आपको जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, वाइब्रेशन होता है ना, तो वाइब्रेशन में जो एनर्जी है वो एक डिस्टरबेंस के फॉर्म में आगे बढ़ती है। तो ये जो आपको अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है इसको आप क्रिस्ट बोलते हैं, और जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट दिखता है उसको आप ट्रॉ बोलते हैं। और जो इनकी हाइट होती है, क्रिस्ट की जितनी हाइट होगी उसको आप क्या बोलेंगे, उस वेव का एम्पलीट्यूड। या जो ट्रॉ की जो हाइट होती है उसको आप क्या बोलेंगे, उस वेव का एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अच्छा, एक क्रिस्ट और ट्रॉ मिलकर ये जो डिस्टेंस होती है, एक क्रिस्ट और एक ट्रॉ की जो डिस्टेंस होती है, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप बोलते हैं उसकी वेवलेंथ। और इसको आप लैम्डा से शो करते हैं क्योंकि ये एक डिस्टेंस है, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सब इसकी यूनिट होती है। एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 पावर -10 मीटर, और एक नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 पावर -9 मीटर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए किसी एक पॉइंट से एक सेकेंड में जितनी वेवलेंथ पास हो सकती है, किसी एक पॉइंट से एक सेकेंड में जितनी वेवलेंथ पास हो सकती है उसको आप क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसको आप न्यू से शो करते हैं। इसकी यूनिट सेकेंड इनवर्स होती है, हर्ट्ज भी बोलते हैं, या फिर साइकिल पर सेकेंड बोलते हैं, सीपीएस, साइकिल पर सेकेंड। वेव नंबर क्या होती है, वेव नंबर जो है वो वेवलेंथ का इनवर्स होता है। वेव नंबर क्या है, वेवलेंथ का मतलब लैम्डा का जो इनवर्स होता है उसे आप वेव नंबर बोलते हैं। वेव नंबर 1 सेंटीमीटर में से, ये 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर में जितनी भी नंबर ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट होंगे, देखिए यदि वेवलेंथ बड़ी होगी तो वो तो फिर कम ही प्रेजेंट होगी, लेकिन यदि वेवलेंथ बहुत छोटी छोटी है तो ज्यादा वेवलेंथ प्रेजेंट होंगी, ज्यादा नंबर होंगे वेवलेंथ के। और 1 सेंटीमीटर में जितने नंबर ऑफ वेवलेंथ आ जा रही है उन्हीं को तो हम क्या बोल रहे हैं, वेव नंबर। तो वेव नंबर कब ज्यादा होगी, जब वेवलेंथ छोटी होगी। यदि बड़ी वेवलेंथ होगी तो ये एक ही आ पाई, वेव नंबर कम हो गया। तो इसलिए ये इसका इनवर्स होता है वेव नंबर का। इसकी भी जो यूनिट होती है
वो क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर में एक डिस्टेंस में डिफाइन है, इसलिए इसकी देखिए न्यू बार इज इक्वल्स टू कितना है 1 अपॉन लैम्डा। तो 1 अपॉन लैम्डा मतलब यदि इसकी यूनिट को यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा मीटर इनवर्स। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में लिख रहा है तो सेंटीमीटर इनवर्स, तो इनवर्स में होती है इसकी ये यूनिट, वेव नंबर की यूनिट। तो ये हमने कुछ टर्म्स देखी। इसके बाद हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो लाइट को न्यूटन ने बताया था कि ये पार्टिकल नेचर की होती है, मतलब पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है, उसके जो कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जैसी फिनोमिना को शो करती है। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे ह्यूजेंस, उन्होंने बताया कि उन्होंने पर जो न्यूटन की थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग क्या एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो फिर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के फिनोमिना जो कि लाइट की वेव नेचर शो करती है, ये उन्होंने प्रूव किया। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने बताया कि जो चार्ज बॉडी होती है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच में रिलेशन बताया। उन्होंने क्या कहा कि यदि कोई एक चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल यदि कंटिन्यूअसली मोशन में है, तो जब कोई चीज मोशन में होती है तो यदि वो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, मोशन में है, तो वो उसमें एक्सीलरेशन होगा। यदि वो कांस्टेंट स्पीड से भी घूम रहा है तो भी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन उसमें वो एक्सीलरेट हो जाएगा। जब वो एक्सीलरेट हो जाएगा तो उन्होंने कहा कि जो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल होते हैं वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर लेते हैं। ये एक एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, तो जैसे यहाँ पर एक एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, तो उन्होंने कहा कि वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। और ये तो दोनों जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और ये जहाँ प्रोपोगेट करती है, जैसे ये यहाँ से आगे बढ़ रही है, तो जब ये आगे बढ़ेंगी प्रोपोगेट करेंगी तब भी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो उसको उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। इससे जो रेडिएशन निकलेगी, इस पार्टिकल से जो रेडिएशन निकलेगी, उसको उन्होंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कुछ बुक ऐसा भी बताती है कि जैसे लाइट होते हैं, एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, वो अपने में से कंटिन्यूअसली एनर्जी को बाहर इमिट करती है। तो वो एनर्जी को बाहर कैसे इमिट करती है, वो रेडिएशन के फॉर्म में करती है, तो उसको हम रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। और ये जो रेडिएंट एनर्जी है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी हुई होती है, एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रेडिएशन एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर कंसिस्ट होती है। इसी को उन्होंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडिएशन मतलब वेव्स। इसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ये अपने में से, इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये अपने में से कंटिन्यूअसली एनर्जी को इमिट करती है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। स्पेस, जैसे कि सन से जो लाइट आ रहा है तो वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है ना। तो वेव जो होती है, वेव का क्लासिफिकेशन ही ऐसे है कि वेव 2 टाइप्स होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक मैकेनिकल वेव होती है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, और जो मैकेनिकल वेव होती है जैसे साउंड वेव है, जैसे वाटर वेव है, इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। विदाउट मीडियम ये ट्रेवल नहीं कर सकती। जैसे आपने देखा होगा कि यदि कार के अंदर यदि कोई पर्सन बैठा हुआ है और यदि विंडो क्लोज है, उसकी ग्लासेस लगी हुई है, तब बाहर कोई क्या बोलता है आपको नहीं सुनाई देता, क्योंकि साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया ग्लास का तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाती, इसीलिए। ठीक है, तो इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। और ये जब ट्रेवल करती है और जब ये वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो एक ऐसे स्पीड से ट्रेवल करती है। थर्ड पॉइंट, इनकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ इस स्पीड को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट।
इस स्पीड से ट्रेवल करती है, और इस स्पीड ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करते हैं। और c का फॉर्मूला क्या होता है, c इज इक्वल्स टू होता है लैम्डा इंटू न्यू। ये c का फॉर्मूला है जो आगे आपको काम आएगा। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, जो कि मैंने अभी इसके पहले भी समझाया था तो बताया, और ये प्रोपोगेट भी करती हैं। तो जो ऑक्सीलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल होता है उसकी जो वेव्स हैं वो जब प्रोपोगेट होती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो ये दोनों फील्ड से ही मिलकर बनी हुई है वेव और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब ये आगे बढ़ती है तब भी एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होते हुए ही ये वेव्स आगे को बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम मेजर किसमें करेंगे, तो या तो हम उसे लैम्डा से मेजर कर सकते हैं या फिर उसे हम फ्रीक्वेंसी में कैरेक्टराइज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है ये बहुत टाइप की होती है, और यदि इन सबको हम मिला दें और मिलाने के बाद इनको हम इनके एक ऑर्डर में अरेंज कर दें, मतलब कि इनके सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है और सबकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत टाइप की होती है और सभी की वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। तो यदि हम इनकी वेवलेंथ के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज कर दें सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, तब जो एक स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। देखिए ये इसमें यहाँ जो ऊपर जो वैल्यू दी हुई है आपको, ये फ्रिक्वेंसी है कि जो लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं उसकी फ्रिक्वेंसी ये होगी और उसकी वेवलेंथ ये, ठीक है, और नीचे वेवलेंथ दी हुई है यहाँ पर। तो ये इतने टाइप की होती है, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स। देखिए इसको लर्न कैसे करना है, आप इसको एक पोएम के थ्रू लर्न कर सकते हैं, जैसे कि गाड़ी XUV इन माय रेंज। इस पोएम से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो गाड़ी का मतलब क्या हो गया, गामा, X मतलब एक्स रेज, U मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, V मतलब विजिबल रेज, इन मतलब इंफ्रारेड, M मतलब माइक्रोवेव्स और R मतलब रेडियो वेव्स। तो ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। देखिए यदि किसी की ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, यदि वेवलेंथ बड़ी है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी और यदि वेवलेंथ का साइज छोटा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर भी वैसे ही देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर जाने पर फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, लेकिन जब आप इस तरफ आते हैं तो उसकी वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये ऑर्डर, ये जो मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है, यदि आप इसको अरेंज कर सकते हैं तो पोएम में आप लर्न कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, फिर इसको अरेंज कर लीजिएगा, जिसके भी वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी जिसके भी फॉर्म में अरेंज करना है फिर आप अरेंज कर सकते हैं। देखिए इसका एक छोटा सा रीजन होता है 10 फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज का एक छोटा सा रीजन है, जिसको आप बोलते हैं, उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको आप बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम। ह्यूमन आईज जो होती हैं वो केवल इसी रेंज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है या वेव्स होती हैं उनको वो देख सकती है, केवल 10⁻15 हर्ट्ज की। इसका जो स्पेक्ट्रम बनता है तो नैनोमीटर में यदि आप देखें तो नैनोमीटर में ये 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है। हमारी ह्यूमन आइज इतने ही कलर को देख पाती है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, विबग्योर। इस रेंज के अलावा 10⁻15 जो है, इस रेंज के अलावा ये जो बाकी के जो आपको वेव्स दिख रही हैं ये नॉन विजिबल होती है। इनको देखने के लिए स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनको हम
ह्यूमन आइज जो होती है इनको नहीं देख पाती है, तो इनको एक स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं। ये जो वेव्स होती हैं, इन वेव का यूज किस में होता है? देखिए जैसे रेडियो वेव से कुछ कॉमन यूज है जो मैं बता रही हूँ। जैसे रेडियो वेव्स है, तो रेडियो वेव्स 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज की होती है, और इसका यूज राडार में, इसका यूज ब्रॉडकास्टिंग के लिए किया जाता है। और जो माइक्रोवेव होती है, माइक्रोवेव का यूज जैसे कि टेलीफोन्स वगैरह में इसका यूज किया जाता है। इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं इनका हीटिंग, क्योंकि ये थर्मल इफेक्ट को कॉज करती है इसलिए हीटिंग में इनका यूज किया जाता है। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ये तो सन का एक पार्ट होता है। और एक्स रेज जो है ये आपको पता ही है, जो इंटीरियर स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी करने में की जाती है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको बताइए कि विविध भारती स्टेशन है, वहां से इस फ्रीक्वेंसी 1368 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इमिट हो रही है। तो आपको वेवलेंथ में बताना है कि उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, मतलब कि इसको आपको कन्वर्ट करना है, किसमें? इस फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना है वेवलेंथ। तो जब भी कन्वर्ट करना हो फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि जो लाइट की वेलोसिटी, लाइट की जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है c लैम्डा न्यू, ये फॉर्मूला। तो इसकी तो वैल्यू आपको पता होती है, अभी आपको किसकी फ्रीक्वेंसी बता दी है तो आप वेवलेंथ इसकी निकाल सकते हैं। तो आप निकाल लेंगे, इसकी c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपको जो वैल्यू दी हुई है फ्रीक्वेंसी वो 1368 किलो हर्ट्ज। तो इस किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है और सेकेंड में सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किलो को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको आप डिवाइड कर लेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी से तो वेवलेंथ आ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी 1368 × 10⁻³ इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इस लैम्डा की वैल्यू आएगी 219.3 मीटर। ये इसकी वैल्यू होगी, मीटर में कैलकुलेट होगी। और ये किस रीजन में फॉल करेगी? ये रेडियो वेव के रीजन में फॉल करेगी। रेडियो वेव, ये जो वेवलेंथ है वो किसकी है? रेडियो वेव की है वेवलेंथ। ये दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो विजिबल लाइट होती है उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो 400 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर तक होता है। तो इस 400 नैनोमीटर को जो कि वॉयलेट रीजन की है, और 750 नैनोमीटर जो कि रेड की वेवलेंथ है, इसको आपको चेंज करना है फ्रीक्वेंसी में। अभी वेवलेंथ दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। तो आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, c = लैम्डा न्यू। तो c की वैल्यू तो आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इस लैम्डा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 400 नैनोमीटर। तो इस नैनोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये जो वैल्यू दी हुई है आपको, पहले हम किसके लिए लेते हैं? ये जो लैम्डा की वैल्यू है वो हम वॉयलेट के लिए लेते हैं। तो जब हमने वॉयलेट के लिए लिया तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁹ से, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यू मीटर में दी हुई है इसलिए हम यहाँ भी वैल्यू किसमें लेंगे? मीटर में लेंगे। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आंसर आ जाएगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो होगी 7.50 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसके बाद अभी हमने किसकी निकाला? अभी हमने वॉयलेट रीजन की निकाला, और इसके बाद हम रेड की निकालेंगे। तो रेड के लिए जो वेवलेंथ दी हुई है वो है 750 नैनोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे
तो फ्रीक्वेंसी रेड की आ जाएगी 4.00 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो जो विजिबल लाइट की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो लाई करेगी कहां से, 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 4.00 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। देखिए यहाँ पर ये जो तीनों क्वेश्चन थे उसमें कन्वर्जन ही बताया हुआ है, वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ में। यहाँ पर हमें लेकिन वेव नंबर भी निकालना है, ठीक है, तो हम वेव नंबर निकाल लेंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है हमें और वेव नंबर कैलकुलेट करने हैं, न्यू बार हमें कैलकुलेट करना है, ये दो। और हमें वेवलेंथ दी हुई है 5800 एंगस्ट्रॉम की। देखिए जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है उसको यदि मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, इतना छोटा होता है एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला हम वही लेंगे, लाइट की स्पीड वाला फॉर्मूला, लैम्डा इंटू न्यू। लैम्डा की वैल्यू हमें पता है, न्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। तो c डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू न्यू। तो ये लैम्डा की वैल्यू यदि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10⁻⁻10 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये मीटर में, इसलिए हमने इसको भी मीटर में चेंज कर दिया। हमारी फ्रिक्वेंसी आ गई 5.172 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स। मीटर से मीटर कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स। ये अभी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट हुई। अभी हमें क्या निकालना है, वेव नंबर। तो वेव नंबर कैसे निकलेगा, वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वेव नंबर 1 सेंटीमीटर में जितनी वेवलेंथ प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका वेव नंबर। तो वेव नंबर जितना ज्यादा वेवलेंथ बड़ी होगी उतनी कम नंबर में वेवलेंथ प्रेजेंट होगी। 1 सेंटीमीटर में वेवलेंथ के जितने नंबर प्रेजेंट होते हैं उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। यदि बड़ी वेवलेंथ होगी तो उसका नंबर कम हो जाएगा, मतलब वेव नंबर कम हो जाएगा, इसलिए उसका इनवर्स होता है। तो वेव नंबर का फॉर्मूला होता है इसका इनवर्स, वेवलेंथ का इनवर्स। तो न्यू बार इज इक्वल्स टू वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से न्यू बार आ जाएगी, मीटर में ही आएगी, 1.724 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। और सेंटीमीटर में देखेंगे तो 1.724 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ मीटर नीचे इसके इनवर्स में आ गया। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी हमने वेव नेचर को देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, अब उसके पार्टिकल नेचर को देखेंगे जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।